नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है ममता हिंदी कहानियां चैनल में। यहाँ पर आपको मिलेंगी दिलचस्प और रोचक कहानियां। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सुझाव कमेंट में जरूर दें। आपके सहयोग से हमारा यह चैनल और भी लोगों तक पहुंच सकेगा। धन्यवाद। ये कथा राजागढ़ के साम्राज्य की है, जहां राजा भानु प्रताप का राज्य था। राजा भानु प्रताप अत्यंत दयालु और न्यायप्रिय राजा के रूप में प्रसिद्ध थे। उनके राज्य में जनता सुखी और प्रसन्नचित्त जीवन व्यतीत करती थी। राजा भानु प्रताप की दो पत्नियां थीं, रानी पलक और रानी सुमित्रा। महारानी सुमित्रा राजा की प्रथम रानी थी, जिनसे राजा का पहला विवाह संपन्न हुआ था। 2 वर्षों के उपरांत राजा ने रानी पलक से विवाह किया। रानी सुमित्रा का एक पुत्र था, जिसका नाम राजकुमार अक्षय था, जबकि रानी पलक का पुत्र राजकुमार रतन था। चूंकि राजकुमार अक्षय रतन से बड़ा था, इसलिए वह भावी राजा बनने वाला था। ये बात रानी पलक को सदा ही खटकती रहती थी। रानी पलक रानी सुमित्रा से अत्यधिक घृणा करती थी। इसका कारण यह था कि रानी सुमित्रा पहले एक छोटे राज्य की राजकुमारी थी, जबकि रानी पलक एक विशाल राज्य की राजकुमारी थी। परंतु असल कारण यह था कि सुमित्रा बुद्धिमान और चतुर महिला थी, जिनकी सलाह राजा भानु प्रताप अपने राज्य के मामलों में लिया करते थे। महल के सभी महत्वपूर्ण कार्यों की जिम्मेदारी भी रानी सुमित्रा पर थी और वह उसे बखूबी निभाती थी। दूसरी ओर रानी पलक को यह बात सहन नहीं होती थी कि एक छोटे राज्य की राजकुमारी अब इस विशाल साम्राज्य की महारानी है और हर कामकाज में अपनी भूमिका निभा रही है। साथ ही उन्हें यह भय सताता था कि सुमित्रा का पुत्र अक्षय राजा भानु प्रताप का उत्तराधिकारी बनेगा और इस साम्राज्य पर उसका शासन होगा। इन्हीं सब कारणों से रानी पलक का रानी सुमित्रा के प्रति द्वेष बढ़ता चला गया। वह अक्सर सुमित्रा पर झूठे आरोप लगाकर उसे नीचा दिखाने का प्रयास करती थी। इन सभी उलझनों के बावजूद राजा भानु प्रताप अपनी दोनों रानियों को समान मानते थे और उनके साथ एक जैसा व्यवहार करते थे, जिससे रानी पलक की कुंठा और भी बढ़ जाती थी। जब रानी पलक की कई छोटी छोटी चालें विफल हो गई, तो उसने एक भयंकर षड्यंत्र रचा, जिससे वह रानी सुमित्रा को हमेशा के लिए अपने मार्ग से हटा सके। इस कुटिल योजना को अमल में लाने के लिए रानी पलक ने एक बहरूपिये को महल में बुलवाया और उसे एक एकांत कक्ष में ले जाकर अपनी कुटिल योजना समझाने लगी। योजना के मुताबिक उस बहरूपिये को एक नकली साधु का वेश धारण करके राजा भानु प्रताप के समक्ष प्रस्तुत होना था। साधु के भेष में वह बहरूपिया राजा को रानी सुमित्रा और उनके पुत्र के खिलाफ एक झूठी भविष्यवाणी सुनाने वाला था। पलक ने बहरूपिये को राजा की व्यक्तिगत बातें भी विस्तार से बता दी, ताकि वह राजा को अपने जाल में आसानी से फंसा सके। अगले दिन वह बहरूपिया साधु का वेश धरकर राजा के दरबार में उपस्थित हुआ। उसने रानी पलक द्वारा बताई गई सभी जानकारियों का सटीक उपयोग करते हुए राजा के सामने बातें रखी, जिससे राजा बेहद चकित हो गए। उन्हें लगा कि यह साधु सच में कोई अंतर्यामी है, जिसने उनकी निजी बातों को जान लिया है। राजा भानु प्रताप अब उस बहरूपिये पर पूरी तरह से विश्वास करने लगे। तब उस बहरूपिये ने गंभीर स्वर में कहा, महाराज, अब मैं जो बात कहने जा रहा हूं वह आपको अविश्वसनीय लग सकती है और शायद आप इसे सुनना भी नहीं चाहेंगे। राजा ने कहा, नहीं साधु महाराज, जो भी सत्य हो बिना हिचक कहे। बहरूपिये ने अवसर देख कहा, महाराज, आपका बड़ा पुत्र राजकुमार अक्षय भविष्य में एक असफल राजा सिद्ध होगा। वह न केवल प्रजा का बल्कि आपका भी उचित ध्यान नहीं रखेगा। ये सुनकर राजा ने गंभीरता से पूछा, आगे कहें साधु महाराज। साधु ने तब अपनी सबसे विषैली बात कहते हुए कहा, महाराज, राजकुमार अक्षय बड़ा होकर आपको मार डालेगा। ये बात सुनते ही राजा के चेहरे पर अविश्वास की छाया फैल गई। राजा भानु प्रताप के मन में अक्षय के प्रति अत्यधिक प्रेम और आदर था। उन्हें यह सोचना भी असंभव लगा कि उनका प्रिय पुत्र
जो सदैव उनका सम्मान करता है, ऐसा कर सकता है? तब सम्राट बोले, साधु महाराज, जो बात आपने कही, क्या वह पूर्णतया सत्य है? क्या ऐसा संभव है कि आपसे कोई त्रुटि हो रही हो? बहरूपिया तुरंत उत्तर दिया, नहीं महाराज, मुझसे कोई भूल नहीं हो रही है। इसके पश्चात साधु ने कहा, महाराज, मेरी विनम्र सलाह है कि यदि आप अपना जीवन सुरक्षित रखना चाहते हैं तो आपको राजकुमार अक्षय को इस महल से बाहर निकाल देना चाहिए। आपकी सुरक्षा का यही एकमात्र मार्ग है। ये कहते हुए वह धूर्त साधु वहां से चला गया। इन सारी बातों को सुनकर महाराज मोती के हृदय में गहरा दुख उत्पन्न हुआ। भविष्य की यह बात उन्हें कचोट रही थी कि उनका प्रिय पुत्र ही उनके प्राण हर लेगा। उस रात सम्राट को बिल्कुल भी नींद नहीं आई। वह पूरी रात बिस्तर पर बेचैनी से करवटें बदलते रहे और अंततः उसी रात उन्होंने यह कठोर निर्णय ले लिया कि राजकुमार अक्षय को राज्य से निष्कासित कर दिया जाएगा। अगले ही दिन महाराज भानु प्रताप ने आदेश जारी कर दिया कि राजकुमार अक्षय को राज्य से बाहर निकाल दिया जाए। उस समय राजकुमार अत्यंत ही छोटे थे। जब रानी सुमित्रा को इस आदेश की जानकारी मिली तो ऐसा प्रतीत हुआ मानो उनके ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा हो। रोती बिलखती रानी महाराज के समक्ष पहुंची और उन्हें ऐसा न करने की विनती करने लगी, परंतु राजा भानु प्रताप के हृदय में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। रानी सुमित्रा ने उन्हें मनाने की बहुत कोशिश की, पर जब उन्होंने देखा कि सम्राट अपने निर्णय पर अडिग है तो उन्होंने निराश होकर कहा, ठीक है महाराज, यदि आप मेरे पुत्र को इस महल से निर्वासित करना ही चाहते हैं तो मेरा निर्णय भी सुन लीजिए। मैं अपने पुत्र को कहीं भी अकेला नहीं छोड़ूंगी। इस कारण मैं भी उसके साथ इस राज्य को त्याग दूंगी। रानी सुमित्रा के यह कहने पर भी राजा भानु प्रताप के मन में कोई बदलाव नहीं आया। अंततः रानी सुमित्रा अपने पुत्र अक्षय को लेकर महल से निकल गई और फिर राज्य भी छोड़ दिया। कई दिनों की यात्रा के बाद वे दोनों सोनपुर नामक एक अन्य राज्य में पहुंचे और वहीं बस गए। रानी सुमित्रा एक अत्यंत बुद्धिमान महिला थी। उन्होंने मिट्टी के घड़े बनाकर उन्हें बेचने का कार्य आरंभ किया और इसी से अपने परिवार का पालन पोषण करने लगी। इस नए जीवन में वे दोनों एक साधारण झोपड़ी में रहकर साधारण जीवन बिताने लगे। राजकुमार अक्षय भी अपनी माता का सहारा बनने लगा और इस प्रकार उनका जीवन रातों रात बदल गया। वहीं दूसरी ओर राजगढ़ में राजकुमार रत्न भी अब बड़ा हो चुका था, लेकिन रतन अपने स्वभाव से अत्यंत अभिमानी और निकम्मा राजकुमार था। वह अपने पिता के प्रति कभी आदर का भाव नहीं दिखाता और एक योग्य उत्तराधिकारी की तरह व्यवहार नहीं करता। महाराज भानु प्रताप हमेशा उसे समझाते रहते थे कि वह विशाल साम्राज्य का उत्तराधिकारी है, जिसे एक दिन राजा बनना है, इसलिए उसे हर गुण में पारंगत होना चाहिए, चाहे वह विद्या हो या युद्ध कला। लेकिन रतन को न तो अध्ययन में रुचि थी और न ही युद्ध कला में। वह पूरा दिन अपनी मर्जी से दूसरों का उपहास उड़ाता और सभी को नीचा दिखाने का प्रयास करता। जब भी राजा उसे समझाने की कोशिश करते, रतन हमेशा असम्मानपूर्ण जवाब देता। इन परिस्थितियों को देखते हुए महाराज भानु प्रताप को एहसास होने लगा कि रतन इस राज्य का राजा बनने के योग्य नहीं है। उनमें वे गुण नहीं थे जो एक राजा में होने चाहिए। महाराज को डर था कि अगर रतन राजा बना तो वह प्रजा का सही तरह से ध्यान नहीं रखेगा। जब रतन को यह पता चला कि उसके पिता उसे भविष्य का राजा नहीं बनाना चाहते, तो उसने सेनापति के साथ मिलकर षड्यंत्र रचा। उसने महाराज भानु प्रताप के विश्वसनीय मंत्रियों को विष देकर मार डाला। इसके बाद रतन और सेनापति ने मिलकर भानु प्रताप से उनका सिंहासन छीन लिया, उनका मुकुट और आभूषण जब्त कर ली। उन्हें राजसी वस्त्र उतारकर साधारण कपड़े पहनाए गए और फिर उन्हें महल से बाहर निकाल दिया गया। छोटी रानी सुमित्रा ने सारी घटनाओं को चुपचाप देखा, लेकिन विरोध का कोई स्वर न उठाया। इन सब का प्रभाव राजा भानु प्रताप के हृदय पर गहरा आघात लेकर आया। वे कई दिनों तक नगरों और गांवों में भटकते रहे। इसी भटकन के क्रम में
एक दिन वह सोनपुर आ पहुंचे, जहां रानी सुमित्रा और उनके पुत्र राजकुमार अक्षय रहते थे। उसी दिन राजकुमार अक्षय बाजार से कुछ आवश्यक वस्तुएं लेने निकले थे। चलते चलते उनकी नजर एक बूढ़े व्यक्ति पर पड़ी, जो एक पेड़ के नीचे अत्यंत उदासी के साथ बैठे हुए थे। ध्यान से देखने पर पता चला कि वह और कोई नहीं बल्कि उनके पिता महाराज भानु प्रताप थे। पिता की ऐसी दयनीय अवस्था देखकर राजकुमार अक्षय का मन द्रवित हो उठा। वे तुरंत उनके पास पहुंचे और बोले, पिताजी, आप यहाँ सोनपुर में क्या कर रहे हैं? आपकी यह हालत कैसे हुई? लेकिन महाराज भानु प्रताप अपने पुत्र को पहचान नहीं सके। उन्होंने उत्तर दिया, बेटा, तुम कौन हो? तब अक्षय ने निवेदन किया, पिताजी, मैं आपका पुत्र अक्षय हूं। जब भानु प्रताप ने ध्यान से देखा और अपने पुत्र को पहचाना तो उनकी आंखों से आंसू बह निकले और उन्होंने अक्षय को अपने आलिंगन में भर लिया। अक्षय ने फिर कहा, पिताजी, आपकी स्थिति अत्यंत दयनीय है, कृपया मेरे साथ चलें। इसके बाद वे अपने पिता को लेकर अपने छोटे से निवास स्थान झोपड़ी में लौट आए। जब रानी सुमित्रा ने अपने पति की यह दशा देखी तो उनके दिल पर गहरा आघात हुआ। उन्होंने तुरंत उनके चरण स्पर्श किए और राजकुमार अक्षय के साथ मिलकर उनकी इस हालत का कारण पूछा। महाराज भानु प्रताप ने अपनी करुण कथा सुनाई कि कैसे राजकुमार रत्न ने उनके साथ बदसलूकी की, उनके मंत्रियों को विष देकर मरवा दिया और सेनापति के साथ मिलकर उन्हें महल से बाहर निकाल फेंका। ये सुनकर राजकुमार अक्षय ने अपने पिता को सांत्वना दी, पिताजी, मुझे लगता है कि राजकुमार रत्न जल्दबाजी में किसी के प्रभाव में आकर ये सब कर बैठा है। वह जल्द ही अपनी गलती का एहसास करेगा और आपसे माफी मांगने अवश्य आएगा। अक्षय की इन बातों से महाराज मन ही मन यह सोचने लगे कि उनके पुत्र के हृदय में अपने भाई के प्रति कोई ईर्ष्या या द्वेष नहीं है। इसके बाद सभी ने साथ मिलकर भोजन किया और विश्राम के लिए चले गए। उसी दिन से महाराज भानु प्रताप रानी सुमित्रा और अक्षय के साथ रहने लगे और वे दोनों महाराज का अत्यधिक ख्याल रखने लगे। तीनों पहर जब महाराज भोजन कर लेते थे तभी राजकुमार अक्षय भोजन ग्रहण करते थे। राजकुमार अक्षय अपने पिता की अत्यंत श्रद्धा और निष्ठा से सेवा करता रहा। महाराज भानु प्रताप को अब राजकुमार अक्षय और रानी सुमित्रा के साथ रहते हुए कई महीने बीत चुके थे। एक दिन जब महाराज अकेले बैठे विचारों में खोए हुए थे तो उनका मन अतीत की भूलों की गहराई में डूब गया। उन्होंने सोचा, मैंने तो अक्षय को महल से निष्कासित कर दिया और उसे पूर्णतः त्याग दिया था। मेरी ही वजह से सुमित्रा और अक्षय को यह एक अनजान और दूरस्थ स्थान में निर्वासित जीवन जीना पड़ रहा है। मेरे ही कारण उन्हें महल के वैभव से हटकर झोपड़ी में आना पड़ा। इतने कष्टों के बावजूद मेरा पुत्र अक्षय मुझसे कितनी विनम्रता और सम्मान से व्यवहार कर रहा है, मेरी इतनी सेवा कर रहा है। इसके विपरीत राजकुमार रतन, जिसे मैंने जीवन भर हर सुख सुविधा दी, उसकी हर इच्छा पूरी की, उसने राज्य के लोभ में मुझे महल से बाहर धकेल दिया। यह सोचते हुए भानु प्रताप के मन में गहरा पछतावा उठने लगा। उन्हें यह आभास हुआ कि साधु की बातों पर विश्वास करना उनकी सबसे बड़ी भूल थी, परंतु अब बहुत देर हो चुकी थी। सोनपुर में महाराज भानु प्रताप को अपनी पत्नी और पुत्र के साथ रहते हुए लगभग 1 वर्ष बीत चुका था। इस राज्य के शासक राजा विजय सेन की एक पुत्री थी, जिसका नाम राजकुमारी चंद्रप्रभा था। राजकुमारी चंद्रप्रभा अद्वितीय सौंदर्य और कुशाग्र बुद्धि की धनी थी। एक दिन की बात है, राजकुमारी अपने महल के उद्यान में विचरण कर रही थी। उसे बगीचे में टहलना अत्यंत प्रिय था। उस दिन उनके साथ उनके पिता राजा विजय सेन भी उपस्थित थे। उद्यान में टहलते हुए अचानक राजकुमारी की दृष्टि एक सुंदर सुनहरे रंग के तोते पर पड़ी, जो एक वृक्ष की शाखा पर बैठा हुआ था और सीधे राजकुमारी की ओर देख रहा था। राजकुमारी चंद्रप्रभा ने उस सुंदर पक्षी को देखते हुए कहा, तुम कितने मनमोहक हो, आओ मेरे पास।
मैं तुम्हें ताजे रस भरे फल खिलाऊंगी। यह सुनकर तोता अचानक मनुष्यों की भाषा में बोला, मुझे भी तुम जैसी नेक दिल और सुंदर राजकुमारी के साथ रहना बहुत भाता है और खट्टी मीठी रसभरियां खाना मेरा मनपसंद काम है। लेकिन मैं इस वक्त नगर नगर की सैर पर निकला हूं, इसलिए अब मुझे जाना होगा। ये कहकर सुनहरा तोता अपने पंख फड़फड़ाकर उड़ गया। राजकुमारी चंद्रप्रभा यह देखकर अचंभित रह गई कि वह पक्षी मनुष्यों की भाषा बोल रहा था। वह भागकर अपने पिता के पास आई और उनसे विनती करते हुए बोली, पिताजी, मुझे वह बोलने वाला पक्षी चाहिए। राजा विजयसेन को शुरुआत में राजकुमारी की बात समझ में नहीं आई कि वह क्या कह रही है, लेकिन जब राजकुमारी ने विस्तार से बताया कि एक सुनहरे रंग का तोता पेड़ पर आकर बैठा था और वह मनुष्यों की भाषा बोल रहा था, तब राजा ने कहा, बेटी, मैंने अपने पूर्वजों से सुना है कि यहाँ से सैकड़ों मील दूर एक कठिन 1 महीने की यात्रा के बाद रत्नागिरी नामक पर्वतीय क्षेत्र आता है। वहीं बोलने वाले पक्षी पाए जाते हैं। मुझे लगता है वह तोता वहीं से आया होगा। हो सकता है वह फिर से वापस आए। अगले 3 दिन तक राजकुमारी चंद्रप्रभा उसी सुनहरे तोते का इंतजार करती रही, लेकिन वह पक्षी दोबारा नहीं आया। इस बात से चिंतित राजकुमारी ने पूरे दिन कुछ भी नहीं खाया। जब रात हो गई तो उसकी नाउम्मीदी चरम पर थी। वह अपनी मां के गले लगकर रोने लगी। मां ने उसे कई प्रकार से समझाने की कोशिश की, परंतु बोलने वाले तोते का ख्याल राजकुमारी के मन से नहीं जा सका। बेटी की उदासी देखकर अब महाराज भी चिंतित हो उठे। 2-3 दिन और इसी तरह बीत गए। अब राजा और रानी को डर सताने लगा कि उनकी बेटी कहीं बीमार न पड़ जाए। तब राजा विजयसेन के मन में एक विचार आया। उन्होंने सोचा कि क्यों न वह खुद इस लंबी और कठिन यात्रा पर निकले और रत्नागिरी से वह सुनहरा तोता पकड़कर अपनी बेटी के लिए ले आए। जब उन्होंने यह बात महारानी को बताई तो महारानी बोली, यदि आप इस कठिन यात्रा पर निकल गए तो आप जानते हैं कि यह 1 महीने की लंबी यात्रा है। इतने दिनों तक राज्य का प्रशासन कौन संभालेगा और उस तोते को ढूंढने में कितना समय लग सकता है, यह भी अनिश्चित है। मुझे लगता है इसके बजाय आपको राज्य में यह घोषणा करवा देनी चाहिए कि जो कोई भी रत्नागिरी के पहाड़ी इलाके से वह बोलने वाला सुनहरा तोता लेकर आएगा, उसे 10,000 अशर्फियां इनाम में दी जाएंगी। महारानी की यह युक्ति राजा को बहुत पसंद आई। उन्होंने तुरंत इस बात की सार्वजनिक घोषणा करवा दी कि जो भी व्यक्ति सैकड़ों मील दूर स्थित रत्नागिरी के इलाके से उस पक्षी को पकड़कर लाएगा, उसे ढेरों अशर्फियां इनाम में मिलेंगी। यह सुनते ही कई साहसी लोग अपनी किस्मत आजमाने निकल पड़े। हालांकि रत्नागिरी का इलाका न केवल बहुत दूर था, बल्कि उसका मार्ग भी अत्यंत कठिन था। रास्ते में ऊंचे पहाड़, गहरी नदियां और घने जंगल थे। उन जंगलों में भयंकर जंगली जानवर निवास करते थे। बहुत से लोग ऊंचे पहाड़ों पर चढ़ने में असमर्थ रहे, जबकि कुछ जंगल के जानवरों को देखकर ही हिम्मत हार गए। कई दिन बीतने के बाद भी रत्नागिरी की पर्वत श्रृंखलाओं से कोई भी वह सुनहरा तोता पकड़कर नहीं ला पाया। एक दिन यह घोषणा राजकुमार अक्षय ने सुनी और उसके मन में विचार उठा कि क्यों न वह इस चुनौतीपूर्ण कार्य को पूरा करे। जब उसने यह बात अपने माता पिता को बताई तो पहले तो वे दोनों सहमत नहीं हुए, लेकिन अक्षय के बार बार समझाने पर अंततः वे मान गए। माता पिता से आज्ञा प्राप्त कर राजकुमार अक्षय राजा विजयसेन के महल की ओर प्रस्थान कर गया। महल पहुंचकर उसने राजा से रत्नागिरी के पर्वतों में जाकर उस अनोखे तोते को पकड़ने की अनुमति मांगी। उस समय वहां सूर्यकांत नाम का एक युवक भी उपस्थित था, जो उसी कार्य के लिए अनुमति लेने आया था। महाराज ने दोनों को अनुमति दी और यह भी कहा कि वे जल्द से जल्द उस पक्षी को लेकर लौटे, क्योंकि राजकुमारी चंद्रप्रभा की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। दोनों युवा अपने अपने घोड़ों पर सवार होकर कठिन यात्रा पर निकल पड़े। सूर्यकांत स्वभाव से अत्यंत अभिमानी था। उसने राजकुमार अक्षय से कहा, भाई, तुम तो एक मामूली आदमी हो, जाओ और कोई श्रमिक कार्य करो। तुम क्यों इस प्रकार के कामों में पड़ रहे हो?
राजकुमार अक्षय ने इस व्यंग्य का बुरा नहीं माना और हंसते हुए उत्तर दिया, भाई तुम मेरी चिंता मत करो, मैं किसी न किसी तरह यह कार्य अवश्य पूरा कर लूंगा। मेरा उद्देश्य केवल यही है कि राजकुमारी शीघ्र स्वस्थ हो जाए। वे बातें करते करते काफी दूर निकल आए थे। जब वे एक घने जंगल से गुजर रहे थे तो उन्होंने एक पेड़ के नीचे एक वृद्ध व्यक्ति और एक वृद्धा को देखा। उन दोनों को आता देख वृद्ध व्यक्ति खड़ा हो गया और रुकने का संकेत देने लगा। यह देखकर सूर्यकांत को गुस्सा आ गया। वह क्रोध में बोला, अरे बूढ़े, तुम मेरे सामने क्यों आकर खड़े हो गए? यह कहते हुए उसने घोड़े से झुककर उस वृद्ध व्यक्ति को धक्का दे दिया, जिससे वह एक तरफ गिर पड़ा। सूर्यकांत घोड़े को हाँकता हुआ आगे बढ़ गया। वृद्ध व्यक्ति के गिरने पर उसकी पत्नी जोर जोर से रोने लगी। यह देखकर राजकुमार अक्षय तुरंत घोड़े से उतर आया और उसने वृद्ध व्यक्ति को उठाते हुए कहा, बाबा, आपको कहीं चोट तो नहीं आई? वृद्ध व्यक्ति ने अपने आप को संभालते हुए कहा, वह आदमी बहुत ही दुष्ट प्रतीत होता है। अगर मुझे पहले पता होता कि वह ऐसा है तो मैं कभी भी उससे मदद की उम्मीद नहीं करता। राजकुमार अक्षय ने कहा, उसे छोड़िए बाबा, मुझे बताइए कि आपको किस प्रकार की सहायता चाहिए। वृद्ध व्यक्ति ने उत्तर दिया, बेटा, हम सुबह से अपने घर जाने के लिए निकले थे। मैं अपनी पत्नी के साथ अपनी बहन के घर से लौट रहा हूँ। हमारा गांव यहाँ से कुछ ही दूरी पर है। जौम, हम दोनों वृद्ध हैं। थकावट ने हमारे कदम भारी कर दिए हैं। भूख की तीव्रता ने हमें और कमजोर कर दिया है। हमारी ख्वाहिश है कि जल्द से जल्द अपने घर पहुंचे, कुछ खा ले और आराम कर सके। तुम्हारे पास घोड़ा है, अगर तुम हमें गांव तक पहुंचा दो तो यह तुम्हारा बड़ा उपकार होगा। बूढ़े की बात सुनकर अक्षय ने अपना भोजन निकाला और उन दोनों को दे दिया। ये वही भोजन था जो अक्षय की मां ने सफर के लिए बांध दिया था, ताकि भूख लगने पर वह इसे खा सके। दोनों ने भोजन समाप्त किया तो अक्षय ने उन्हें अपने घोड़े पर बिठाया और खुद पैदल चलते हुए लगाम पकड़कर उन्हें उनके घर तक पहुंचाया। घर पहुंचते पहुंचते शाम का झुटपटा छाने लगा था। दोनों वृद्ध दंपत्ति अक्षय को आशीर्वाद देने लगे और आग्रह किया कि वह रात भर वहीं ठहर जाए, क्योंकि अंधेरा हो चुका था और सफर जारी रखना उचित नहीं था। अक्षय ने उनकी बात मान ली। तभी उस बूढ़े व्यक्ति ने पूछा, तुम कौन हो और कहां जा रहे हो? इसके उत्तर में अक्षय ने पूरी कहानी सुनाई। बताया कि वह रत्नगिरी पर्वत की ओर उस अद्भुत सुनहरे तोते की खोज में जा रहा है, जिसे राजकुमारी चंद्रप्रभा के सुपुर्द करना है। यह सुनकर बूढ़ा व्यक्ति गहन विचार में डूब गया। फिर गंभीर स्वर में बोलने लगा, मैंने सुना है कि रत्नगिरी पर्वत के क्षेत्र में कुछ ऐसे सुनहरे पंखों वाले तोते भी पाए जाते हैं जो इंसानों की तरह बातें कर सकते हैं। हालांकि उनकी खोज के लिए वहीं जाकर प्रयास करना होगा। रत्नगिरी के पर्वतीय इलाके की ओर जाने के लिए दो रास्ते हैं। एक मार्ग अत्यधिक खतरनाक और चुनौतीपूर्ण है, जबकि दूसरा बहुत सरल और सुविधाजनक है। अगर घोड़ा तेज हो तो कुछ ही घंटों में वहां पहुंच सकते हैं और उस मार्ग पर कोई विशेष खतरा भी नहीं है। बूढ़े व्यक्ति ने राजकुमार अक्षय को वह रास्ता विस्तार से समझा दिया। उस रात सभी विश्राम के लिए सो गए और अगली सुबह जब राजकुमार अपने आगे के सफर के लिए तैयार हुआ, तब बूढ़े ने अपने घर के पीछे लगे एक पेड़ से कई अमरूद तोड़कर उसे सौंपे। वह कहने लगे, रत्नगिरी के पक्षियों को ये फल बेहद प्रिय है। वे इसे बड़े चाव से खाते हैं, क्योंकि उस क्षेत्र में ये फल दुर्लभ है। इसी वजह से वे इसकी खोज में यहाँ दूर तक चले आते हैं। तुम इन्हें अपने साथ रख लो। मुझे यकीन है कि इन फलों की महक वहां के पक्षियों को तुम्हारी ओर खींच लाएगी, और हो सकता है उनमें से कोई ऐसा भी हो जो इंसानों की तरह बात कर सके। राजकुमार ने अमरूद को एक पोटली में बांध लिया और बूढ़े बाबा को धन्यवाद देकर अपने सफर पर आगे बढ़ गया। वह उसी रास्ते पर चल पड़ा जो उसे बताया गया था। मार्ग अत्यंत साफ सुथरा और हरियाली से भरा हुआ था। कुछ ही घंटों में वह रत्नगिरी पर्वत के इलाके में पहुंच गया। यह स्थान हरे भरे वृक्षों,
और सुगंधित पुष्पों से सुसज्जित था। राजकुमार का मन हुआ कि कुछ देर विश्राम कर लिया जाए, लेकिन तुरंत ही उसने विचार किया कि इससे समय बर्बाद हो जाएगा। वह बोलने वाले पक्षी की तलाश में बढ़ता गया, पेड़ों पर दृष्टि जमाए हुए। कुछ ही देर में वह एक ऐसी जगह पहुंचा जहां अनेक छोटे बड़े पक्षी पेड़ों पर बैठे थे। उसने उन सभी पक्षियों को देखा, लेकिन कोई भी ऐसा नहीं लगा जो मनुष्य की भाषा बोल सकता हो। राजकुमार थोड़ा निराश हुआ, पर उसने हिम्मत नहीं हारी। वह जमीन पर बैठ गया और अपने साथ लाए हुए फलों को वहां फैला दिया। उनकी सुगंध से आकर्षित होकर वहां के सारे पक्षी इकट्ठा हो गए और उन फलों को खाने लगे। पक्षियों को देखकर राजकुमार बोला, अरे प्यारे पक्षियों, आप सब कैसे हो? लेकिन किसी भी पक्षी ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। उसे समझ आ गया कि इनमें से कोई भी मनुष्य की भाषा नहीं बोलता। जैसे ही फलों का भोग समाप्त हुआ, सभी पक्षी वहां से उड़ गए। तभी एक सुनहरे रंग का तोता उड़ता हुआ आया और राजकुमार के सामने बैठकर बोला, लगता है मुझे आने में देर हो गई, सारे फल तो खत्म हो चुके हैं। राजकुमार अक्षय उस सुनहरे तोते को इंसानों की तरह बोलते हुए देखकर अत्यंत प्रसन्न हो गया। राजकुमार ने एक बड़ा और रसीला फल निकालकर उस सुनहरे तोते के सामने रख दिया और मुस्कुराते हुए बोला, प्यारे तोते, तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, मेरे पास और भी बहुत सारे फल हैं। यह सुनते ही तोता प्रसन्नता से फुदकता हुआ राजकुमार के समीप आ गया और आनंदपूर्वक उस फल का स्वाद लेने लगा। जब तोते ने फल का आनंद ले लिया, तब राजकुमार ने अपने इरादे की बात उससे साझा की। प्यारे तोते, क्या तुम मेरे साथ मेरे नगर सोनपुर चलना चाहोगे? तोता तुरंत उत्तर दिया, क्यों नहीं, सोनपुर का इलाका मुझे बहुत प्रिय है। वहां के अमरूदों के बाग मेरी कमजोरी है, परंतु यदि मैं तुम्हारे साथ चलता हूं तो क्या तुम मुझे पिंजरे में बंद कर दोगे? मुझे कैद में रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं। राजकुमार ने तोते को आश्वस्त किया, तुम्हारी चिंता व्यर्थ है। मैं तुम्हारी खोज में एक लंबा सफर तय करके यहां तक पहुंचा हूं। हमारे राजा की बेटी तुम्हारी प्रतीक्षा में कई दिनों से बेसुध होकर पड़ी है। मैं तुम्हें ले जाकर राजकुमारी को सौंप दूंगा और महल में तुम्हारे लिए सुखद जीवन सुनिश्चित करूंगा। साथ ही मैं यह भी सुनिश्चित करूंगा कि तुम्हें पिंजरे में न रखा जाए। तोता हंसते हुए बोला, कुछ दिन पहले जब मैं नगर भ्रमण पर निकला था, तब मेरी मुलाकात राजकुमारी से हुई थी। सोनपुर महल में उनकी भलमनसाहत और सौम्यता ने मुझे बहुत प्रभावित किया। वह वास्तव में एक उदार और सज्जन राजकुमारी है। मैं खुशी खुशी उनके साथ रहने के लिए तैयार हूं। राजकुमार तोते की बात सुनकर अत्यधिक प्रसन्न हुआ। सुनहरे पंखों वाला वह तोता उड़ते हुए राजकुमार के कंधे पर आ बैठा। अब राजकुमार का ध्येय पूरा हो चुका था, इसलिए उसने सोनपुर लौटने का निर्णय लिया। वापसी के लंबे सफर के दौरान तोता आकाश में ऊंचाई पर उड़ता हुआ राजकुमार के घोड़े के साथ साथ चल रहा था। जैसे ही वे सोनपुर राज्य की सीमा में प्रवेश करने लगे, उन्हें एक वही युवक सूर्यकांत नजर आया, जो उस बूढ़े को छोड़कर आगे बढ़ गया था। वह अत्यधिक थकाहारा प्रतीत हो रहा था। उसकी दशा देखकर राजकुमार समझ गया कि वह रत्नगिरी पर्वत के कठिन और जोखिम भरे रास्ते पर निकल गया होगा, जिस मार्ग के बारे में बूढ़े ने उसे पहले से ही चेतावनी दी थी। सूर्यकांत ने राजकुमार को देखा और थकान के बावजूद उसके पास आ गया। उन्होंने एक दूसरे का अभिवादन किया। जब राजकुमार ने सूर्यकांत से पूछा, तो उसने अपनी गलती स्वीकार की। मुझसे बड़ी भूल हो गई। इनाम के लालच में मैं इस कठिन सफर पर निकल पड़ा। रत्नगिरी पर्वत का रास्ता बहुत ही कठिन और खतरनाक है। बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर भाग सका हूं। इसके बाद राजकुमार ने सूर्यकांत को अपनी यात्रा की दास्तान सुनाई। कैसे उसने उन बूढ़े पति पत्नी को अपने घोड़े पर बिठाकर उनके घर तक पहुंचाया और किस तरह से बूढ़े बाबा ने खुश होकर उसकी मदद की, जिससे वह अंततः उस बोलने वाले सुनहरे तोते को प्राप्त करने में सफल हुआ। सूर्यकांत ने हैरानी से पूछा,
वह तोता तो कहीं नजर नहीं आ रहा। इस पर राजकुमार ने मुस्कुराते हुए आसमान की ओर इशारा किया। वो देखो। सूर्यकांत ने ऊपर देखा तो एक अत्यंत सुंदर सुनहरी तोता उनके ऊपर मंडरा रहा था, जो आकाश में स्वर्णिम चमक बिखेर रहा था। दोनों की बातचीत सुनकर वह सुनहरा तोता अचानक चिल्लाया, अरे भाई, जल्दी करो, कहीं ऐसा न हो कि रात का अंधकार छा जाए। ये सुनते ही राजकुमार अक्षय ने सूर्यकांत से विदा ली और अपने घोड़े को आगे बढ़ने का संकेत दिया। सूर्यकांत ने उसे जाते हुए देखा और भीतर ही भीतर सोचने लगा, यदि मैंने उन दुर्व्यवहार करने वाले पति पत्नी के साथ सही बर्ताव किया होता तो शायद आज मुझे भी यह बोलने वाला अनमोल पक्षी मिल चुका होता। मेरे अभिमान और अशिष्टता के कारण मैंने अपना ही बड़ा नुकसान कर लिया। आज मेरे अहंकार की सजा मुझे मिल चुकी है। इन विचारों में खोया हुआ वह अपने रास्ते पर बढ़ता चला गया। उधर जब राजकुमार अक्षय महल पहुंचा तो सुनहरे तोते को देखकर राजा अत्यधिक प्रसन्न हुए। राजकुमारी ने भी जैसे ही उस सुगंधित पंखों वाले तोते को देखा, उसकी खुशी का कोई ठिकाना न रहा और वह आनंद में झूमने लगी। राजकुमार अक्षय ने तोते को सौंपते हुए कहा, राजकुमारी जी, मुझे पूर्ण आशा है कि आप शीघ्र ही स्वस्थ हो जाएंगी। ये अद्वितीय पक्षी आपके साथ रहकर आपकी खुशी में भागीदार बनने के लिए उत्सुक है, किंतु आपसे मुझे एक वचन चाहिए। राजकुमारी ने उत्सुकता से पूछा, युवक, तुमने मेरी इच्छा को पूरा किया है, बताओ मैं तुम्हें कौन सा वचन दूं? आपसे मेरी यह प्रार्थना है कि आप इस पक्षी को कभी भी पिंजरे में बंद न रखें। कुछ पल विचार करने के बाद राजकुमारी ने दृढ़ता से उत्तर दिया, ठीक है, यह मेरा वचन है कि यह सुनहरा तोता हमेशा स्वतंत्र रहेगा और खुली हवा में अपने पंख फैलाएगा। राजकुमारी को प्रसन्न देखकर राजा विजयसेन और रानी ने भी चैन की सांस ली। राजा ने अक्षय की वीरता और साहस की भूरी भूरी प्रशंसा की। चूंकि रात का समय हो चुका था, इसीलिए राजा ने अक्षय को महल में ही अतिथि गृह में ठहरने का आग्रह किया। रात के दौरान जब राजा विजयसेन अपनी पत्नी के साथ बातचीत कर रहे थे तो रानी ने कहा, महाराज, यह युवक साधारण नहीं लगता। इसके साहस और बुद्धिमत्ता को देखकर तो ऐसा प्रतीत होता है कि यह अवश्य किसी उच्च कुल का है। मेरी मानिए, आपको इससे इसके वास्तविक परिचय के बारे में अवश्य पूछना चाहिए। मुझे तो यह हमारी राजकुमारी के लिए एक योग्य वर के रूप में प्रतीत हो रहा है। अगली सुबह रानी के सुझाव पर अमल करते हुए राजा ने राजकुमार को अपने पास बुलाया और उससे कहा, युवक, हमें सच सच बताओ कि तुम कौन हो और किस कुल के हो। यह सुनकर अक्षय ने संपूर्ण सत्य उजागर कर दिया। उसने बताया कि वह वास्तव में राजगढ़ साम्राज्य का राजकुमार है और किस प्रकार उसके पिता ने उसे महल से निकाल दिया था। उसके बाद उसके भाई ने भी छल पूर्वक उनके विरुद्ध षड्यंत्र रचकर उन्हें महल से निकाल दिया। सभी बातें जानने के पश्चात राजा विजयसेन ने कहा, राजकुमार, इसका तात्पर्य यह हुआ कि मेरी रानी का अनुमान पूरी तरह से सही निकला। देखो, तुमने हमारी पुत्री की प्राण रक्षा करके हम पर एक महान अनुग्रह किया है। यदि तुम चाहो तो हम तुम्हारे खोए हुए साम्राज्य को पुनः प्राप्त करने में तुम्हारी मदद कर सकते हैं। तुम निसंदेह वीर, निर्भीक और मेधावी हो। यदि तुम्हारी इच्छा हो तो मेरी विशाल सेना का सहारा लेकर अपने छल कपट में लिप्त भाई रतन के किले पर आक्रमण करो और उसे पराजित करके अपने राज्य को पुनः हासिल कर लो। यह प्रस्ताव सुनते ही राजकुमार अक्षय ने विनम्रता पूर्वक कहा, महाराज, आपका प्रस्ताव अति उत्तम है, किंतु मुझे एक बार अपने माता पिता से परामर्श करना आवश्यक होगा। कृपया मुझे इस समय विदा दीजिए। मैं उनसे विचार विमर्श कर शीघ्र ही आपके समक्ष लौटूंगा। इतना कहकर राजकुमार पुनः अपने पिता भानु प्रताप और माता के पास आया। उसने राजा विजयसेन का प्रस्ताव विस्तार से अपने पिता को सुनाया कि वे किस प्रकार राजगढ़ साम्राज्य पुनः प्राप्त करने में उनकी सहायता करना चाहते हैं। यह सुनते ही भानु प्रताप का हृदय उल्लास से भर गया और वह बोले, पुत्र,
इस सुअवसर को हाथ से जाने मत दो। महाराज विजयसेन की सहायता से शीघ्रातिशीघ्र अपना साम्राज्य पुनः प्राप्त करो। इसके पश्चात विजयसेन ने अपनी अजेय सेना राजकुमार अक्षय और उनके पिता भानु प्रताप के सुपुर्द कर दी। योजना के अनुसार राजकुमार ने राजगढ़ में स्थित राजकुमार रत्न के दुर्ग पर चढ़ाई की और उसे बंदी बना लिया गया। पराजित रतन ने अंततः संपूर्ण सच्चाई उजागर की और कहा कि यह समूचा षड्यंत्र उसकी माता रानी पलक द्वारा रचा गया था। उसी ने एक बहरूपिये को साधु के भेष में भेजकर झूठी भविष्यवाणी करवाई थी, जिसके कारण राजा भानु प्रताप ने सुमित्रा और अक्षय को राज्य से निष्कासित कर दिया था। सारी हकीकत जानने के उपरांत भानु प्रताप ने अपनी कनिष्ठ रानी पलक और रतन को देश निकाला दे दिया। इसके बाद उन्होंने अपनी बड़ी रानी सुमित्रा और पुत्र अक्षय के साथ महल में सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करना आरंभ किया। कुछ समय बाद राजकुमार अक्षय को राजगढ़ का नया शासक घोषित किया गया और उसका राजतिलक धूमधाम से संपन्न हुआ। राजतिलक के पश्चात राजा भानु प्रताप ने अपना शेष जीवन ईश्वर की भक्ति और साधना में समर्पित कर दिया। तो मित्रों, इसी प्रकार की रोचक और प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बहुत समय पहले की बात है। चंदन नगर नामक राज्य में राजा चंद्रसेन का शासन था। राजा चंद्रसेन एक युवा और ऊर्जावान शासक थे, जिनकी अभी तक शादी नहीं हुई थी, क्योंकि उन्हें अब तक कोई ऐसी राजकुमारी नहीं मिली थी जिससे उनका मन बंध जाए। उनके राज दरबार में अनेक मंत्री थे, लेकिन उनमें से सबसे विशेष और करीबी मंत्री का नाम वीर सिंह था। वीर सिंह भी अविवाहित था और दरअसल वह राजा चंद्रसेन का बचपन का साथी था। वीर सिंह की बुद्धिमत्ता और चतुराई के चर्चे पूरे राज्य में फैले हुए थे। महाराज चंद्रसेन अक्सर राजकीय कार्यों में कोई भी निर्णय लेने से पहले वीर सिंह से सलाह मशविरा करना नहीं भूलते थे। वह इतने करीबी थे कि बिना वीर सिंह के परामर्श के महाराज कभी कोई महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लिया करते थे। इस प्रकार राजा चंद्रसेन और वीर सिंह अपने राज्य की प्रगति और समृद्धि के लिए एकजुट होकर कार्य कर रहे थे। एक दिन जब दरबार लगा हुआ था, एक व्यक्ति वहां आया और महाराज को प्रणाम कर कहने लगा, महाराज, मेरा नाम सुंदर है। मेरे हाथों में ऐसी कला है कि मैं संसार की समस्त सुंदरता को पत्थर की आकृतियों में ढाल सकता हूं। महाराज ने कहा, तो तुम पत्थर को अपनी कला से जीवंत बना सकते हो? मूर्तिकार ने आदरपूर्वक उत्तर दिया, जी हां अन्नदाता, मैं चाहता हूं कि आपकी सेवा में अपनी इस विशेष कला का प्रदर्शन करूं। बस मुझे एक अवसर चाहिए। राजा ने गंभीरता से कहा, ठीक है, हम तुम्हें यह अवसर देंगे। इस कार्य को पूर्ण करने के लिए तुम्हें कितना समय चाहिए? मूर्तिकार ने उत्तर दिया, मुझे 1 महीने का समय लगेगा महाराज। इस पर राजा ने कहा, ठीक है, आज से तुम इसी महल में रहोगे और अपनी कला का प्रदर्शन करोगे। तुम्हें जो भी सहायता चाहिए होगी वह तुम्हें अवश्य प्राप्त होगी। इसके बाद मूर्तिकार ने उसी दिन से राजमहल में अपनी साधना प्रारंभ कर दी और पत्थर को अपने स्पर्श से कला का स्वरूप देने में लग गया। ठीक 1 महीने के बाद जब महाराज चंद्रसेन मूर्तिकार के कक्ष में पहुंचे तो मूर्तिकार ने उत्सुकता से कहा, महाराज, आपकी प्रतीक्षा समाप्त हुई। मूर्ति तैयार है। सुंदर ने महाराज के समक्ष अपनी बनाई हुई मूर्ति प्रस्तुत की। यह मूर्ति इतनी अद्वितीय और अप्रतिम थी कि उसे देखते ही राजा चंद्रसेन विस्मित हो गए और बोले, तुमने तो पत्थर में जैसे प्राण भर दिए हो। तुम्हारी यह कला सचमुच सराहनीय है। सुंदर ने विनम्रता पूर्वक कहा, महाराज, मुझे हर्ष है कि मेरी कला ने आपके हृदय को स्पर्श किया। इसके पश्चात राजा ने मूर्तिकार से पूछा, एक बात बताओ सुंदर, क्या यह सुंदरी वास्तव में इस धरती पर अस्तित्व में है या तुमने अपनी कल्पना से इसे पत्थर में उकेरा है? मूर्तिकार ने उत्तर दिया, हुजूर, यह प्रतिमा रतनगढ़ की राजकुमारी आम्रपाली की है। उनके जैसा सौंदर्य
इस संसार में और कोई नहीं। राजा चंद्रसेन ने मूर्तिकार की कला की प्रशंसा करते हुए उसे एक पुरस्कार की थैली भेंट की और उसे विदा किया। परंतु अब तो राजा चंद्रसेन राजकुमारी आम्रपाली के सौंदर्य के मोहपाश में बंध चुके थे। वह निरंतर उस प्रतिमा को निहारते रहते और मन ही मन यह निश्चय कर चुके थे कि ऐसी सुंदर स्त्री ही उनकी पत्नी बनेगी। उन्होंने ठान लिया कि वह शीघ्र ही रत्नगढ़ जाएंगे, स्वयं राजकुमारी आम्रपाली के सम्मुख विवाह का प्रस्ताव रखेंगे। अगले दिन प्रातःकाल राजा चंद्रसेन ने अपने मंत्री वीर सिंह को बुलाकर कहा, वीर सिंह, हम कुछ दिनों के लिए अपने राज्य से बाहर जा रहे हैं। हमारे अनुपस्थिति में राज्यकाज की सारी जिम्मेदारी तुम्हें संभालनी होगी। वीर सिंह ने आदरपूर्वक उत्तर दिया, महाराज, आप निश्चिंत रहिए, मैं यहाँ सब कुछ संभाल लूंगा। उसके पश्चात राजा चंद्रसेन ने अकेले ही अपने घोड़े पर सवार होकर रतनगढ़ की ओर प्रस्थान किया। मन में राजकुमारी आम्रपाली से मिलने की अभिलाषा लिए राजा चंद्रसेन का घोड़ा जब एक घने जंगल से होकर गुजर रहा था तो अचानक एक अप्रत्याशित घटना घटित हो गई। घोड़ा अपनी तेज गति में एक बड़े पत्थर से टकरा गया और उस आघात के कारण राजा चंद्रसेन जमीन पर गिर पड़े। सिर पर गहरी चोट लगने से वे वहीं बेहोश हो गए। उसी समय महल के प्रांगण में टहलते हुए वीर सिंह की नजर पड़ी कि राजा का घोड़ा बिना किसी सवार के अकेला ही महल की ओर दौड़ा चला आ रहा है। वीर सिंह को यह दृश्य देखकर चिंता हुई और उसने मन में विचार किया, यदि घोड़ा अकेला आ रहा है तो महाराज कहाँ है? जब घोड़ा वीर सिंह के करीब पहुंचा तो उसने घोड़े को पुकारते हुए कहा, बादल, महाराज कहाँ है? वे तो तेरी पीठ पर सवार होकर गए थे, तो उन्हें कहाँ छोड़ आया? तभी वीर सिंह की दृष्टि बादल के घावों पर पड़ी और वह समझ गया कि घोड़ा भी घायल है। इसका अर्थ साफ था कि महाराज किसी गंभीर संकट में फंसे हुए हैं। वीर सिंह ने बादल की पीठ थपथपाई और कहा, तू एक वफादार घोड़ा है, मुझे महाराज के पास ले चल। इसके बाद बादल आगे आगे रास्ता दिखाने लगा और वीर सिंह उसका अनुसरण करने लगा। रात्रि के अंधेरे में वे उस स्थान पर पहुंचे जहां पर राजा चंद्रसेन बेहोशी की हालत में पड़े हुए थे। महाराज की यह स्थिति देखकर वीर सिंह का दिल बैठ सा गया। उसने फौरन बेहोश राजा को बादल की पीठ पर सावधानी पूर्वक रखा और उन्हें वापस महल की ओर ले चला। महल पहुंचते ही राजवैद्य तुरंत राजा के उपचार में लग गए। कुछ समय के बाद जब राजा ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली, उनके होठों से बस एक ही शब्द निकला, आम्रपाली, मैं आ रहा हूं, मेरी प्रतीक्षा करना आम्रपाली। यह सुनकर वीर सिंह असमंजस में पड़ गया कि आखिर यह आम्रपाली कौन है। राजवैद्य के चेहरे पर चिंता की रेखाएं स्पष्ट नजर आने लगी। वीर सिंह ने प्रश्न किया, वेद जी, आप इतने चिंतित क्यों दिख रहे हैं? राजवैद्य ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मंत्री जी, चिंता की बात यही है कि महाराज के मस्तिष्क पर गंभीर चोट लगी है, जिसके कारण वे अब भी मूर्छित अवस्था में है। वे इस हालत में भी आम्रपाली को पुकार रहे हैं, जो यह दर्शाता है कि महाराज उस स्त्री से गहरा प्रेम करते हैं। मेरा अनुमान है कि यदि महाराज ने होश में आते ही आम्रपाली को अपने समक्ष न पाया तो उनके मस्तिष्क की नसें फट सकती है और उनकी मृत्यु भी हो सकती है। वीर सिंह ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, तो फिर क्या किया जाए जिससे महाराज की जान बचाई जा सके? राजवैद्य ने गंभीरता से उत्तर दिया, अब एक ही उपाय है। जब महाराज दोबारा होश में आए तो आम्रपाली को उनके सामने उपस्थित होना चाहिए, लेकिन हमारे लिए समस्या ये है कि हम इस आम्रपाली के बारे में कुछ भी नहीं जानते। तब तक हमें महाराज को बेहोशी की स्थिति में ही रखना होगा और इस दौरान हमें महल के अन्य लोगों से इस विषय में जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करना होगा। वीर सिंह महल के सभी व्यक्तियों से पूछताछ करता रहा, लेकिन किसी को भी आम्रपाली के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। वह मन ही मन उलझन में पड़ गया, सोचने लगा, आखिर ये आम्रपाली कौन है? कोई तो होना चाहिए जो इसके बारे में जानता हो।
अपनी हताशा को संभालते हुए उसने राजनाथ को बुलाया और कहा, आम्रपाली के बारे में हमें कुछ भी पता नहीं चला है। इस पर राजवैद्य गंभीर स्वर में बोले, ऐसे हालात में हमें महाराज को तब तक बेहोश ही रखना होगा जब तक आम्रपाली के विषय में सही जानकारी नहीं मिल जाती और हम उसे महाराज के सामने प्रस्तुत नहीं कर पाते। वीर सिंह ने सहमति जताते हुए कहा, ठीक है वैद्य जी, लेकिन इस दौरान राज्य का संचालन कौन करेगा? महाराज के अचेतन रहने पर तो आपको ही राजकाज संभालना होगा, क्योंकि आप ही महाराज के बाद राज्य के सबसे सक्षम व्यक्ति हैं। इस तरह बदली हुई इन चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में वीर सिंह को राज दरबार का पूरा कार्यभार संभालना पड़ा। जब रात में थका हारा होकर वह विश्राम करता, उसके विचारों में यही प्रश्न गूंजता कि आखिर ये आम्रपाली कौन है और इसका पता कैसे चलेगा। एक दिन की बात है, जब वीर सिंह दरबार में बैठा था, तब एक व्यापारी रुस्तम नाम का व्यक्ति दरबार में आया और विनम्र स्वर में कहने लगा, हुजूर, आपके राज्य में मेरी सोने की मोहरों से भरी थैली खो गई है। वीर सिंह ने रुस्तम से विस्तार से जानना चाहा, बताओ तुम कौन हो और तुम्हारी समस्या क्या है? रुस्तम ने उत्तर दिया, मेरा नाम रुस्तम है और मैं एक परदेसी व्यापारी हूँ। व्यापार के उद्देश्य से आपके राज्य में आया था और यहाँ मेरी सोने की मोहरों से भरी एक थैली गुम हो गई है, जिसमें कुल 500 सोने की मोहरें थी। वीर सिंह ने सहानुभूति जताते हुए कहा, तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारी गुम हुई मोहरों को ढूंढने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। व्यापारी ने आभार व्यक्त करते हुए कहा, जो भी व्यक्ति मेरी थैली को खोज कर लाएगा उसे मैं 25 सोने की मोहरें इनाम में दूंगा। इतने में एक बूढ़ा साधु दरबार में आया और विनम्रता से कहा, मंत्री जी, यह थैला मुझे रास्ते में पड़ा हुआ मिला था, मैं इसे आपके सुपुर्द करने आया हूं। बूढ़े साधु के हाथ में थैला देखकर व्यापारी रुस्तम खुशी से चिल्लाया, यह तो मेरी सोने की मोहरों की थैली है। व्यापारी ने बेसब्री से थैली लेकर उसकी जांच शुरू की और उखड़ते हुए कहा, हुजूर, थैली में केवल 500 सोने की मोहरें थी, लेकिन इसमें चांदी की भी 50 मोहरें थी, जो अब गायब है। वीर सिंह ने व्यापारी की ओर तीखी नजरों से देखते हुए कहा, लेकिन कुछ समय पहले तो तुमने केवल सोने की मोहरों की बात की थी। व्यापारी ने थोड़ी असहजता से जवाब दिया, हुजूर, उस वक्त मैं अत्यधिक परेशान था, इसलिए चांदी की मोहरों का जिक्र भूल गया था। व्यापारी की इस स्थिति को देखते हुए वीर सिंह सोच में पड़ गया कि शायद थैली वापस मिलने के बाद इस व्यापारी की नीयत में बदलाव आ गया है, इसलिए यह व्यापारी इस साधु को पुरस्कार देने के बजाय उस पर ही चोरी का दोष मढ़ रहा है। कुछ देर सोचने के बाद वीर सिंह ने व्यापारी से पूछा, क्या तुम्हें वाकई यकीन है कि इस थैली में चांदी की मोहरें भी थी? व्यापारी बोला, हाँ अन्नदाता, मुझे ठीक ठीक याद है। वीर सिंह ने गंभीरता से कहा, सुनो व्यापारी, अब मैं तुमसे कुछ सवाल पूछूंगा और तुम्हें सोच समझकर इनके उत्तर देने होंगे। अगर इस साधु की जगह तुम होते तो क्या करते? व्यापारी ने तुरंत कहा, मैं सारी की सारी मोहरें लौटाता। वीर सिंह ने चतुराई से कहा, यानी चांदी की 50 मोहरें निकालकर केवल सोने की 500 मोहरें वापस करने जैसा काम तो तुम नहीं करते? जी मंत्री जी, बिल्कुल ऐसा ही, व्यापारी ने उत्तर दिया। अच्छा, मान लो अगर किसी के हाथ में मोहरों की थैली आई और उसके मन में लालच आ गया, तो क्या वह चांदी की मोहरें निकालकर केवल सोने की मोहरें ही लौटाएगा? व्यापारी घबराया और बोला, जी नहीं मंत्री जी, मतलब यह कि जो व्यक्ति चांदी की मोहरों को छिपा सकता है वह ऐसी मूर्खता नहीं करेगा, है ना? जी हुजूर, बिल्कुल यही कहना चाहता हूं, व्यापारी ने कहा। तुम तो एक ईमानदार इंसान प्रतीत होते हो, वीर सिंह ने ठंडे स्वर में कहा। व्यापारी की बातें सुनकर वीर सिंह की आंखों में संदेह की झलक और तेज हो गई। धीरे धीरे व्यापारी का चेहरा पसीने से तर हो गया और उसके शब्द गले में अटकने लगे। वीर सिंह ने अंतिम वार करते हुए कहा, तो यह बूढ़ा साधु क्यों चांदी की मोहरें निकालकर सोने की लौटाने जैसी मूर्खता करेगा? तुम्हारी यह थैली उसे कहीं रास्ते में नहीं मिली है,
बल्कि तुम्हारी चालबाजी का नतीजा है। अंत में व्यापारी को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने अपनी झुकी नजरों के साथ कहा, महाराज, जैसा आप कहें। व्यापारी के जाते ही वीर सिंह ने बूढ़े साधु को सम्मानपूर्वक बुलाकर कहा, बाबा, अब इस थैली पर आपका अधिकार है। साधु ने विनम्रता से थैला लिया और दरबार से बाहर चला गया। बाद में जब वीर सिंह महल के बाहर निकला तो उसने देखा कि वही बूढ़ा साधु अभी भी वहीं खड़ा है। वीर सिंह ने चकित होकर पूछा, बाबा, आप यहां से गए नहीं? साधु ने गंभीर दृष्टि से देखते हुए कहा, वीर सिंह, तुम्हारे न्याय से मैं अत्यधिक प्रभावित हूं। जिस तरह तुमने उस बेईमान व्यापारी को सबक सिखाया और मेरी सहायता की, वह अत्यंत प्रशंसनीय है। अब मैं भी तुम्हारी सहायता करना चाहता हूं। मुझे ज्ञात है कि तुम इन दिनों बहुत परेशान हो। क्या तुम अपनी कठिनाई मुझे बता सकते हो ताकि मैं तुम्हारी सहायता कर सकूं? वीर सिंह ने दुखी स्वर में कहा, बाबा, महाराज चंद्रसेन इन दिनों बेहोशी की हालत में है। वह किसी आम्रपाली नाम की सुंदरी को चाहते हैं और हम उसे खोज पाने में असमर्थ हैं। वो आम्रपाली कौन है, कहाँ निवास करती है और उसे कैसे पाया जाए? यदि इन सब प्रश्नों के उत्तर मुझे मिल जाए तो मैं महाराज की सहायता कर सकता हूं। सारी स्थिति का आकलन करने के पश्चात बूढ़ा साधु बोला, वीर सिंह, तुम्हारे महाराज चंद्रसेन रतनगढ़ की राजकुमारी आम्रपाली के प्रेमपाश में बंध चुके हैं। जब जंगल में उनके साथ दुर्घटना घटी तब भी वो राजकुमारी आम्रपाली से मिलने ही जा रहे थे। उनकी मुक्ति और जीवन का एकमात्र समाधान यह है कि वो राजकुमारी से मिल जाए। ठीक है साधु बाबा, वीर सिंह ने आत्मविश्वास के साथ उत्तर दिया। आज ही मैं रत्नगढ़ जाऊंगा और राजकुमारी आम्रपाली से प्रार्थना करूंगा कि वह महाराज चंद्रसेन से विवाह कर ले और उनका जीवन बचा ले। साधु ने गंभीर स्वर में कहा, वीर सिंह, यह कार्य उतना सरल नहीं है जितना तुम अनुमान कर रहे हो। राजकुमारी आम्रपाली की एक शर्त है, वह उसी से विवाह करेगी जो उसकी अधूरी कहानी को सही ढंग से पूरा कर सके। वीर सिंह ने संजीदगी से कहा, तो इसका अर्थ यह है कि राजकुमारी को मनाना अत्यंत कठिन होगा। चिंता मत करो वीर सिंह, साधु ने मुस्कान के साथ कहा, जहां चाह होती है वहां राह भी निकल आती है। मुझे पूरा यकीन है कि तुम राजकुमारी की शर्त को अवश्य ही पूरा कर सकोगे। लेकिन याद रहे वीर सिंह, इस मार्ग में जान का भी खतरा हो सकता है। वीर सिंह ने निडरता से उत्तर दिया, बाबा, मैं एक नेक कार्य करने जा रहा हूं। इसके लिए यदि मेरे प्राण भी चले जाएं, तो मुझे कोई पछतावा नहीं होगा। ठीक है वीर सिंह, साधु ने आशीर्वाद देते हुए कहा, तुम बिना किसी शंका के रतनगढ़ जाओ। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। महाराज चंद्रसेन को राजवैद्य की देखभाल में छोड़कर और सभी आवश्यक निर्देश अधिकारियों को देकर वीर सिंह उसी दिन रतनगढ़ की ओर प्रस्थान कर गया। लंबी यात्रा के उपरांत वह रतनगढ़ पहुंचा और महल के पहरेदारों से कहा, मैं राजकुमारी आम्रपाली से मिलना चाहता हूं। पहरेदार ने व्यंग्यपूर्वक कहा, तो क्या तुम भी उन्हीं के साथ विवाह करने आए हो? मेरी सलाह मानो और यहां से लौट जाओ। बड़े बड़े राजकुमार, राजा और महाराजा यहां आकर असफल हो चुके हैं। उनकी शर्त पूरी न कर पाने के कारण सबको वापस लौटना पड़ा। वीर सिंह ने आत्मविश्वास से कहा, मैं राजकुमारी की परीक्षा में खरा उतरूंगा। पहरेदार ने गंभीरता से उत्तर दिया, लगता है तुम्हारा निश्चय अडिग है। अच्छा, तब चलो, मैं तुम्हें राजकुमारी के पास ले चलता हूं। राजकुमारी आम्रपाली सचमुच अनुपम सुंदरता की मूर्ति थी। वीर सिंह को देखकर उन्होंने पूछा, नौजवान, क्या तुम्हें ज्ञात है कि हमारी कसौटी पर खरा उतरने के लिए तुम्हें क्या करना होगा? राजकुमारी जी, वीर सिंह ने विनम्रता से कहा, मुझे आपकी सुनाई गई अधूरी कहानी को सही ढंग से पूरा करना होगा। ठीक है, आम्रपाली ने कहा, मैं तुम्हें एक छोटी सी अधूरी कहानी सुनाती हूं और तुम्हें उसे पूरा करना होगा। ध्यान से सुनो। सूरजगढ़ के राजा सूर्यसेन ने एक दिन अपने दरबारियों से कहा,
कि कई रातों से उन्हें लगातार एक सपना दिखाई दे रहा है जिसमें वह एक विशाल मैदान में खड़े होते हैं। उनके एक ओर एक बड़ा सा थैला रखा होता है, दूसरी ओर एक प्राचीन तलवार म्यान में रखी हुई थी, और वह कभी अशरफियों के ढेर की ओर हाथ बढ़ाता, फिर तलवार की ओर मुड़ता कि अचानक उसकी नींद खुल जाती। दरबार में राजा ने इस विचित्र स्वप्न का अर्थ जानने की इच्छा व्यक्त की। उसने दरबारियों से पूछा, क्या कोई मुझे इस स्वप्न का अर्थ समझा सकता है? सभी दरबारी गहन विचार में डूब गए। कुछ क्षण बाद एक दरबारी हिम्मत करके आगे बढ़ा और कहने लगा, महाराज, आपको अशरफियां उठा लेनी चाहिए। अन्य दरबारियों ने कहा, नहीं महाराज, आपको तलवार उठानी चाहिए। किसी और ने सुझाव दिया, महाराज, आपको तलवार हाथ में थामकर अशरफियों के ढेर के पास खड़ा हो जाना चाहिए। राजा इन सुझावों से असंतुष्ट था। उसने नाराजगी भरे स्वर में कहा, क्या हमारे दरबार में एक भी ऐसा बुद्धिमान व्यक्ति नहीं है जो हमारे स्वप्न का सही मतलब समझ सके? तभी एक अन्य दरबारी उठ खड़ा हुआ और आत्मविश्वास से बोला, महाराज, मैं आपके स्वप्न का अर्थ समझा सकता हूं। उसने ऐसा स्पष्टीकरण दिया कि राजा की आंखें चमक उठी, और उसके जवाब से खुश होकर राजा ने उसे अपने विशिष्ट सलाहकार के पद पर नियुक्त कर दिया। राजकुमारी आम्रपाली ने वीर सिंह की ओर देखा और कहा, तो नौजवान, बताओ वह दरबारी राजा को क्या उत्तर दिया होगा जिससे प्रसन्न होकर राजा ने उसे इतना ऊंचा स्थान सौंप दिया? वीर सिंह कुछ क्षण सोच में पड़ा रहा, फिर गंभीरता से कहने लगा, राजकुमारी जी, उस दरबारी ने शायद राजा से कहा होगा कि महाराज, सबसे पहले आपको अशरफियों का थैला उठा लेना चाहिए। इसके पश्चात म्यान में बंद तलवार को अपने पास रखना चाहिए। उसके बाद जहां भी गरीबी और दुख दिखाई दे, वहां अशरफियों की थैली खोलकर सहायता करनी चाहिए, और जहां कहीं अन्याय का सामना करना पड़े, वहां तलवार निकालकर उसे समाप्त करना चाहिए। वीर सिंह का यह उत्तर सुनकर राजकुमारी के चेहरे पर एक संतोषजनक मुस्कान उभर आई। वह बोली, वीर सिंह, तुमने तो सचमुच हमारे द्वारा दी गई कहानी को बहुत ही कुशलता से पूरा किया है। तुम हमारी कसौटी पर पूरी तरह खरे उतरे हो। तब वीर सिंह ने विनम्रता से कहा, राजकुमारी जी, आपकी कसौटी पर खरा उतरकर मैंने आपका स्नेह प्राप्त करने का अधिकार पा लिया है, किंतु मैंने यह सब अपने लिए नहीं किया। राजकुमारी ने अचरज से पूछा, तुम्हारा कहने का क्या तात्पर्य है? वीर सिंह ने उत्तर दिया, राजकुमारी, मैं चंदन नगर का मंत्री हूं और मैं अपने महाराज चंद्रसेन के लिए आपका हाथ मांगने आया हूं। राजकुमारी आम्रपाली इस बात से हैरान रह गई और बोली, परंतु यह कैसे संभव हो सकता है? शर्त तो तुमने पूरी की है और इसलिए मेरा विवाह तुम्हारे साथ ही होना चाहिए। नहीं राजकुमारी, वीर सिंह ने दृढ़ता से कहा, मैं यहां अपने महाराज की ओर से आया हूं। अब जबकि मैंने आपकी शर्त पूरी कर ली है, मुझे उम्मीद है कि आप मेरी बात मानेंगी। ये सुनते ही राजकुमारी आम्रपाली का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। उसने तुरंत अपने पास रखी तलवार खींच ली और गरजती हुई बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे इस प्रकार गलत काम के लिए आदेश देने की? मैं तुम्हें अभी सबक सिखाती हूं। सतवीर सिंह ने राजकुमारी के क्रोध को शांत करने के प्रयास में विनम्रता से कहा, राजकुमारी जी, मुझे स्वीकार है कि मुझसे गलती हुई है, लेकिन मेरा इरादा पूर्णतः नेक था। मैं किसी की जान बचाने के लिए प्रयासरत था, और यदि किसी के प्राणों की रक्षा के लिए झूठ बोलना भी पड़ जाए तो वह झूठ भी सच्चाई के समान होता है। और जहां तक महाराज चंद्रसेन की बात है, वे एक अत्यंत उदार, साहसी और न्यायप्रिय शासक हैं। मैंने उन्हें बचपन से जाना है और उनके सर्वोत्तम गुणों को देखा है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वे आपसे बेहद सच्चा प्रेम करते हैं। इसके बाद वीर सिंह ने पूरी घटना की कथा विस्तार से राजकुमारी आम्रपाली को सुनाई। सारा प्रसंग जानने के पश्चात राजकुमारी का क्रोध धीरे धीरे शांत होने लगा। तब वीर सिंह ने आग्रह किया, राजकुमारी जी, मेरी आपसे विनती है कि एक बार चंदन नगर चले और वहां बीमार पड़े महाराज चंद्रसेन के उपचार में मेरी सहायता करें, ताकि उनका जीवन बचाया जा सके।
वीर सिंह के विनम्र निवेदन पर राजकुमारी आम्रपाली सहमत हो गई और उन्होंने अपने पिता से अनुमति लेकर वीर सिंह के साथ चंदन नगर की यात्रा आरंभ की। चंदन नगर पहुंचने पर वीर सिंह ने राजवैद्य से कहा, मैं राजकुमारी आम्रपाली को यहाँ ले आया हूँ, कृपया महाराज को होश में लाने का प्रबंध करें। राजवैद्य ने तुरंत ही राजा के माथे पर एक विशेष औषधि लगाई। औषधि के प्रभाव से कुछ ही क्षणों में राजा ने अपनी आंखें खोल दी। अत्यधिक कमजोर आवाज में वे बोले, राजकुमारी आम्रपाली, तुम कहाँ हो? क्या तुम यहाँ हो? वीर सिंह के संकेत पर राजकुमारी आम्रपाली आगे बढ़ी और धीरे से बोली, महाराज, अपनी आंखें खोलिए, मैं राजकुमारी आम्रपाली आपके समक्ष खड़ी हूं। राजा चंद्रसेन ने अपनी दृष्टि उठाकर राजकुमारी की ओर देखा और उनके चेहरे पर एक अद्भुत सुखद भाव प्रकट हुआ। उन्होंने धीरे से कहा, आम्रपाली, तुम यहां हो? हाँ महाराज, मैं आपके सामने हूं, राजकुमारी ने जवाब दिया। राजा चंद्रसेन ने उत्साहित होते हुए कहा, इस क्षण मैं स्वयं को संसार का सबसे सौभाग्यशाली व्यक्ति समझता हूं। पास खड़े वीर सिंह ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, अब आपको शीघ्र स्वस्थ होना चाहिए ताकि आप राजकुमारी से विवाह कर सके। राजा चंद्रसेन ने विस्मय भरे स्वर में पूछा, राजकुमारी, तुम यहां तक कैसे आई? तुम्हें मेरे प्रेम के बारे में कैसे पता चला? तब राजकुमारी ने संपूर्ण घटनाक्रम राजा चंद्रसेन को विस्तार से सुनाया, जिससे उनका हृदय संतोष से भर गया। राजा चंद्रसेन ने जब पूरी बात सुनी तो वह गंभीरता से बोले, मंत्री वीर सिंह, यह सत्य है कि राजकुमारी आम्रपाली से हमारा विशेष स्नेह है, परंतु उसके योग्य वर तुम ही हो। वीर सिंह चकित होकर बोले, महाराज, आप यह क्या कह रहे हैं? राजा बोले, मैं स्वार्थी नहीं हूं कि तुम्हारी निष्ठा और त्याग का उत्तर अनुचित ढंग से दूं। तुमने मेरे लिए इतना बड़ा बलिदान दिया है, तो क्या मैं तुम्हारे हृदय की बात अनसुनी कर दूंगा? यह संभव नहीं। राजकुमारी के साथ तुम्हारा ही विवाह होगा। वीर सिंह ने फिर से मना किया, महाराज, नहीं। परंतु इस बार राजा ने कटाक्ष किया, अब मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगा। तुम्हारा हृदय जो कहता है वही सत्य है, और हमारा राजधर्म भी यही कहता है कि राजकुमारी का विवाह तुम ही से होना चाहिए। इसके पश्चात राजकुमारी आम्रपाली ने राजा के निर्णय को सुनकर कहा, महाराज, आपके इस निर्णय से मैं जान गई कि आप सच्चे और गुणवान व्यक्ति की कद्र करना जानते हैं। राजा के स्वस्थ होने के बाद राजकुमारी आम्रपाली का विवाह वीर सिंह के साथ संपन्न हुआ। विवाह के उपरांत राजा चंद्रसेन ने वीर सिंह से कहा, वीर सिंह, तुम साक्षात देवदूत हो। तुमने यह प्रमाणित किया कि इस संसार में सच्चाई और नेकी आज भी जीवित है। वीर सिंह ने विनम्रता से उत्तर दिया, महाराज, देवदूत तो आप हैं। आपने राजकुमारी को प्राप्त करने के बाद भी मुझे सौंप दिया। इससे अधिक महानता और क्या हो सकती है? ये कथा सैकड़ों वर्षों पूर्व की है, जब शोभापुर नामक एक राज्य में विलोचन नामक एक चित्रकार निवास करता था। विलोचन अपनी कला में अत्यधिक प्रवीण था। उसके द्वारा बनाए गए चित्र इतने सजीव प्रतीत होते थे मानो अभी उनमें प्राण संचरित हो जाएंगे। उसकी कला इतनी उत्कृष्ट होने के उपरांत भी वह अपनी आजीविका के लिए प्रायः चिंतित रहा करता था। चित्रकारी के लिए प्रेरणा प्राप्त करने हेतु वह प्रायः पर्वतों, वनों और प्राकृतिक स्थलों की यात्रा करता था। प्रकृति के ये मनोरम दृश्य उसे अपनी सृजनशीलता को और प्रखर करने की प्रेरणा प्रदान करते थे। एक दिन विलोचन हमेशा की तरह पहाड़ी क्षेत्रों में विचरण कर रहा था, जब उसकी दृष्टि एक कुटिया पर ठहरी। वह सोच में पड़ गया कि इतनी रमणीय जगह पर यह कुटिया किसकी हो सकती है। उत्सुकतावश वह कुटिया के भीतर प्रविष्ट हुआ। वहां उसने देखा कि एक महात्मा वहां निवास कर रहे थे। विलोचन ने आदर पूर्वक उन्हें प्रणाम किया। महात्मा उसे देखते ही बोले, आओ विलोचन, कहो कैसे आना हुआ। यह सुनकर विलोचन चकित रह गया। वह बोला, महात्मा जी,
आप मेरे नाम से कैसे परिचित है? महात्मा मुस्कुराते हुए बोले, बेटा, हमसे कुछ भी अज्ञात नहीं है। मुझे ज्ञात है कि तुम शोभापुर के वह चित्रकार हो जिनकी चित्रकारी में जीवन झलकता है। तुम्हारे बनाए चित्र इतने आकर्षक और जीवंत है कि वे किसी का भी मन मोह सकते हैं। ये सुनकर विलोचन उदास स्वर में बोला, महात्मा जी, मेरी कला के बावजूद इस राज्य में मेरी कोई कद्र नहीं है। निर्धनता के कारण मैं जीवन में सुख का अनुभव नहीं कर पाता। अपनी आजीविका चलाने के लिए मुझे निरंतर संघर्ष करना पड़ता है। ये सब कब तक मेरे भाग्य में लिखा रहेगा, मैं नहीं जानता। महात्मा ने गंभीरता से कहा, बेटा, अब चिंता त्याग दो। शीघ्र ही तुम्हारा भाग्य परिवर्तित होने वाला है, लेकिन इसके लिए तुम्हें एक कार्य करना होगा। विलोचन ने जिज्ञासा से पूछा, कृपया बताएं ऋषिवर, वह कार्य क्या है? महात्मा बोले, जब शोभापुर की राजकुमारी नीलम और शेरपुर के युवराज यशपाल का विवाह संपन्न होगा, तभी तुम्हारे सोए हुए भाग्य का जागरण होगा और तुम्हारी किस्मत बदल जाएगी। ये सुनकर विलोचन विस्मय से भर गया और बोला, यह आप क्या कह रहे हैं ऋषिवर? दोनों राज्यों में तो वर्षों से दुश्मनी चली आ रही है। दोनों राजा एक दूसरे के प्रबल शत्रु हैं। ऐसे में यह विवाह कैसे संभव हो सकता है? महात्मा ने दृढ़ता से कहा, यह विवाह अवश्य होगा और इस विवाह के सूत्रधार तुम बनोगे। यही वह माध्यम है जिसके द्वारा तुम्हारा भाग्य जागृत होगा। विलोचन ने व्यग्रता से पूछा, परंतु यह सब कैसे होगा ऋषिवर? कृपया मुझे विस्तार पूर्वक समझाएं। महात्मा बोले, तुमने राजकुमारी नीलम को देखा है? विलोचन ने सिर हिलाते हुए उत्तर दिया, हाँ ऋषिवर, मैंने उन्हें देखा है। महात्मा ने कहा, तुम्हें राजकुमारी नीलम का एक अनुपम चित्र बनाना होगा। उस चित्र को लेकर तुम शेरपुर के युवराज यशपाल के पास जाओगे। ध्यान रहे, चित्र केवल युवराज को एकांत में दिखाना। राजकुमारी नीलम का सौंदर्य देखकर युवराज उस पर मोहित हो जाएगा और उनके रूप का दीवाना बन जाएगा। इसके बाद महात्मा ने निर्देश देते हुए कहा, युवराज से पूछना कि क्या वह राजकुमारी नीलम से विवाह करने के इच्छुक है। यही वह कार्य है जो तुम्हारी तकदीर बदलने का मार्ग प्रशस्त करेगा। विलोचन आश्चर्यचकित होकर बोला, महात्मा जी, यह आप कैसी विचित्र बातें कह रहे हैं? मलाइक चित्र कैसे वार्तालाप कर सकता है? महात्मा जी ने गंभीरता से उत्तर दिया, पुत्र, जो मैंने कहा है वही करो। राजकुमारी का एक मनोहारी चित्र बनाकर मेरे पास लाओ, क्योंकि यह विवाह तुम्हारे प्रयासों से ही संभव होगा। विलोचन ने कहा, जैसा आप कह रहे हैं ऋषिवर, मैं वैसा ही करूंगा। मैं राजकुमारी का चित्र बनाने में लग जाता हूं। इसके बाद विलोचन ने एकाग्र चित्त होकर राजकुमारी का चित्र बनाना प्रारंभ किया। 1 महीने की अथक मेहनत के बाद उसने राजकुमारी का ऐसा अनुपम चित्र तैयार किया जिसे देखकर प्रकृति भी लज्जित हो जाए। वह चित्र लेकर वन में स्थित महात्मा जी की कुटिया में पहुंचा और आदरपूर्वक बोला, महात्मा जी, यह रहा राजकुमारी का चित्र जो मैंने आपके निर्देशानुसार बनाया है। महात्मा जी ने चित्र को हाथ में लेकर कुछ क्षणों के लिए अपनी आंखें मूंद ली और मंत्रोच्चारण करने लगे। इसके पश्चात उन्होंने वह चित्र विलोचन को पुनः सौंपते हुए कहा, अब यह चित्र लेकर तुम युवराज यशपाल के पास जाओ। शेष कार्य यह चित्र स्वयं कर लेगा। विलोचन ने महात्मा जी की बात का अनुसरण किया और उसी दिन राजकुमारी के चित्र को साथ लेकर एक समुद्री जहाज पर चढ़ गया जो शेरपुर की ओर जा रहा था। कई दिनों की समुद्री यात्रा के उपरांत वह शेरपुर के तट पर पहुंचा और वहां से राजमहल की ओर बढ़ चला। महल के बाहर पहुंचकर उसने एक पहरेदार से कहा, मुझे युवराज यशपाल से भेंट करनी है। पहरेदार ने प्रश्न किया, तुम कौन हो और कहां से आए हो? विलोचन ने उत्तर दिया, मेरा नाम विलोचन है और मैं समुद्र पार शोभापुर से आया हूं। मैं एक चित्रकार हूं। पहरेदार उसे राजमहल के भीतर युवराज के कक्ष तक ले गया और कहा, युवराज, यह व्यक्ति आपसे मिलने के लिए दूर देश से आया है। युवराज ने विलोचन को भीतर बुलाया।
विलोचन ने विनम्रता से कहा, युवराज, मैं एकांत में आपको कुछ दिखाना चाहता हूं। युवराज के संकेत पर पहरेदार वहां से चला गया। विलोचन ने अपने हाथों में पकड़ी हुई राजकुमारी नीलम की तस्वीर को युवराज के सामने प्रस्तुत किया और कहा, यह चित्र मैं आपको दिखाना चाहता हूं। युवराज ने चित्र को ध्यानपूर्वक देखा और प्रशंसा करते हुए बोले, चित्रकार, यह तो अद्वितीय रचना है। तुम्हारी कला का कोई सानी नहीं। यह चित्र तो वास्तव में अत्यंत सुंदर और प्रभावशाली है। विलोचन ने मुस्कुराते हुए कहा, युवराज, आपने अभी तक इस चित्र की वास्तविक विशेषता को नहीं देखा है। युवराज ने चकित होकर पूछा, इसमें और क्या विशेषता हो सकती है? तभी युवराज के विस्मित नेत्रों के समक्ष उस चित्र में अंकित राजकुमारी नीलम के होंठों से स्वर फूट पड़े। युवराज, इतनी आश्चर्यचकित होकर मेरी तस्वीर को क्यों देख रहे हो? युवराज स्तब्ध रह गए और बोले, यह तो कोई चमत्कार है। यह चित्र सचमुच बोल रहा है। इसके पश्चात चित्र में उकेरी गई राजकुमारी की आवाज गूंज उठी, युवराज, क्या आप मुझसे विवाह करना चाहेंगे? राजकुमार यशपाल उस चित्र को अपलक निहारते हुए विस्मय से बोले, हे सुंदरी, तुम कौन हो? किंतु उस तस्वीर ने उनके प्रश्न का कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया। तब राजकुमार ने विलोचन की ओर देखा और पूछा, विलोचन, इस चित्र ने मेरे सवाल का जवाब क्यों नहीं दिया? विलोचन ने शांत स्वर में कहा, युवराज, यह चित्र शोभापुर राज्य की राजकुमारी नीलम का है। यह सुनते ही राजकुमार का चेहरा कठोर हो गया। उन्होंने कहा, लेकिन शोभापुर राज्य से तो हमारे वंश की शत्रुता सदियों पुरानी है। तुम शत्रु की राजकुमारी का चित्र मेरे पास क्यों लेकर आए हो? विलोचन ने साहसपूर्ण लहजे में उत्तर दिया, युवराज, क्योंकि राजकुमारी नीलम आपकी भावी पत्नी है। इस पर राजकुमार हतप्रभ होकर बोले, चित्रकार, यह तुम क्या कह रहे हो? शत्रु की पुत्री से विवाह भला कैसे संभव है? विलोचन ने शांतिपूर्वक कहा, युवराज, इसमें आपका कोई हस्तक्षेप नहीं है। जब विधाता ने स्वयं इस पवित्र संबंध को तय कर दिया है तो इसे रोकना असंभव है। फिर विलोचन ने प्रश्न किया, राजकुमार, क्या आपको ऐसा लगता है कि राजकुमारी नीलम आपके योग्य नहीं है? राजकुमार ने गंभीरता से कहा, ऐसी कोई बात नहीं है विलोचन। राजकुमारी नीलम तो अत्यंत सुंदर और अद्वितीय है। उनसे विवाह करके मैं स्वयं को भाग्यशाली समझूंगा, किंतु यह विवाह असंभव है। मेरे पिता महाराज इस संबंध को कभी स्वीकार नहीं करेंगे। विलोचन ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, युवराज, इसकी चिंता आप मुझ पर छोड़ दीजिए। आप बस मुझे यह बताइए कि राजकुमारी नीलम के प्रति आपके क्या विचार है? राजकुमार बोले, सुनो विलोचन, उस चित्र को देखते ही मैं उनकी सुंदरता से सम्मोहित हो गया हूं। मैं उनका दीवाना हो चुका हूं। मैं उन्हें अपनी पत्नी के रूप में पाना चाहता हूं, किंतु मेरी इच्छा से यह विवाह संभव नहीं होगा। विलोचन ने उन्हें आश्वस्त करते हुए कहा, युवराज, यह विवाह अवश्य होगा। मैं अब आपकी तस्वीर बनाना चाहता हूं। राजकुमार ने चौंक कर पूछा, तुम मेरी तस्वीर का क्या करोगे? विलोचन ने उत्तर दिया, युवराज, मैं आपकी तस्वीर शोभापुर ले जाऊंगा और उसे राजकुमारी नीलम को भेंट करूंगा। तब आपकी तस्वीर भी उनसे वही प्रश्न करेगी जो राजकुमारी की तस्वीर ने आपसे किया था। यह सुनकर राजकुमार के मुख पर प्रसन्नता छा गई। उन्होंने कहा, तो विलोचन, तुम मेरी तस्वीर अवश्य बनाओ। इसके पश्चात विलोचन ने राजकुमार का चित्र बनाना प्रारंभ किया। जब चित्र पूर्ण हुआ तो विलोचन ने कहा, युवराज, अब मुझे आज्ञा दे। मैं आज ही शोभापुर लौटना चाहता हूं। राजकुमार ने गहरी सांस लेते हुए कहा, विलोचन, तुमने राजकुमारी का चित्र दिखाकर मेरे हृदय में जो प्रेम की ज्वाला प्रज्वलित की है, उसका परिणाम क्या होगा यह मैं नहीं जानता। न जाने राजकुमारी नीलम से मेरा विवाह होगा या नहीं। यही प्रश्न अब मेरे मन में हर पल गूंजता रहेगा। विलोचन ने आत्मविश्वास भरे स्वर में उत्तर दिया, युवराज, इतनी व्यग्रता उचित नहीं है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि राजकुमारी नीलम शीघ्र ही आपकी धर्मपत्नी बनेंगी।
इतना कहकर विलोचन ने राजकुमार से विदा ली और अपने गंतव्य की ओर प्रस्थान कर गया। शोभापुर लौटने के बाद विलोचन गहन विचारों में डूब गया। वह सोचने लगा कि राजकुमारी नीलम से एकांत में मिलने का अवसर कैसे मिले। तभी उसे स्मरण हुआ कि राजकुमारी नीलम प्रतिदिन प्रातःकाल गौरी माता के मंदिर में पूजा अर्चना करने जाती है, और वह भी अकेले। यही एक उचित अवसर था। अगले दिन भोर होते ही विलोचन राजकुमार की तस्वीर लेकर मंदिर जाने वाले मार्ग के समीप प्रतीक्षा करने लगा। कुछ ही समय पश्चात राजकुमारी नीलम का भव्य रथ तीव्र गति से आता दिखाई दिया। विलोचन ने ऊंचे स्वर में पुकारा, राजकुमारी जी, कृपया रथ रोके, मेरी बात सुने। राजकुमारी ने घोड़ों की लगाम खींची और तीखे स्वर में पूछा, तुम कौन हो? विलोचन ने सिर झुकाकर विनम्रता से कहा, राजकुमारी जी, मैं इसी नगर का वासी विलोचन चित्रकार हूं। मैंने आपके लिए एक चित्र बनाया है जिसे भेंट करना चाहता हूं। इसी कारण मैंने आपको पुकारा। यह कहकर विलोचन ने राजकुमार यशपाल का चित्र राजकुमारी को सौंप दिया। जैसे ही राजकुमारी की दृष्टि उस चित्र पर पड़ी, वह विस्मय से भर उठी। चित्र में उकेरे तेजस्वी व्यक्तित्व को देखकर उनके विचार मंथन करने लगे। तभी चित्र ने मुखर होकर कहा, राजकुमारी नीलम, क्या तुम मुझसे विवाह करोगी? ये सुनते ही राजकुमारी नीलम चौंक गई। वह अविश्वास भरे स्वर में बोली, ये कैसी अनहोनी है? ये चित्र तो मनुष्यों की भांति बोल रहा है। क्षण भर में उनकी क्रोधाग्नि प्रज्वलित हो उठी। उन्होंने विलोचन को फटकारते हुए कहा, यह क्या बेहुदा कृत्य है? इस चित्र ने मुझसे ऐसा अनुचित प्रश्न क्यों पूछा? विलोचन ने शांत और संयत स्वर में उत्तर दिया, राजकुमारी जी, इस चित्र ने जो भी कहा है वह सत्य है। राजकुमारी ने तीखे स्वर में पूछा, तुम्हारा कहने का क्या अभिप्राय है? विलोचन ने गहराई से कहा, यह चित्र शेरपुर के राजकुमार यशपाल का है। वे वास्तव में आपसे विवाह करना चाहते हैं। राजकुमारी के चेहरे पर आश्चर्य की लकीरें उभर आईं। उन्होंने कहा, परंतु यह कैसे संभव है? शेरपुर तो हमारा शत्रु राज्य है। विलोचन ने धीरज भरे स्वर में उत्तर दिया, राजकुमारी जी, दोनों राज्यों की वर्षों पुरानी शत्रुता समाप्त करने के लिए आपका और राजकुमार का विवाह अत्यावश्यक है। यह विधि का विधान है जो होकर ही रहेगा। दोनों राज्यों की भलाई इसी में है कि आप इस पवित्र बंधन को स्वीकार करें। कुछ देर विचार करने के बाद राजकुमारी ने कहा, ठीक है विलोचन, फिलहाल तुम जाओ, मैं महल में जाकर इस विषय पर मनन करूंगी। विलोचन ने राजकुमारी को प्रणाम किया और वहां से चला गया। राजकुमारी ने गौरी माता के मंदिर में पूजा अर्चना की और फिर राजकुमार की तस्वीर लेकर अपने कक्ष में लौट आई। कक्ष में पहुंचते ही उनके विचारों में गौरी माता की कृपा और यह अप्रत्याशित घटना गूंजने लगी। वह स्वयं से प्रश्न करने लगी, क्या यह सचमुच गौरी माता की इच्छा है? क्या मेरा विवाह शेरपुर के राजकुमार से होगा? उन्होंने एक बार फिर चित्र पर दृष्टि डाली और बुदबुदाई, कुछ भी हो, राजकुमार अत्यंत आकर्षक है। ये सोचते ही उनके गालों पर हल्की लज्जा की आभा फैल गई। इधर विलोचन पुनः महात्मा जी की कुटिया पर पहुंचा और श्रद्धा पूर्वक कहने लगा, ऋषिवर, अब मेरे लिए क्या आज्ञा है? महात्मा जी गंभीर स्वर में बोले, विलोचन, राजकुमारी नीलम और राजकुमार दोनों एक दूसरे के चित्र देख चुके हैं और हृदय से एक दूसरे को पसंद भी कर चुके हैं, परंतु दोनों राज्यों के बीच की शत्रुता के कारण वे इस विवाह के विषय में किसी से चर्चा नहीं करेंगे। यह चिंता उनके मन को कचोटती रहेगी, जिससे उनकी सेहत खराब हो जाएगी और वे अस्वस्थ हो जाएंगे। अब तुम्हें शोभापुर के राजा हुक्म सिंह के पास जाना होगा और कहना होगा कि तुम राजकुमारी की बीमारी का समाधान जानते हो। विलोचन ने विनम्रता पूर्वक उत्तर दिया, महात्मा जी, जैसा आप कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा। उधर राजकुमारी नीलम का मन अत्यंत व्याकुल हो उठा। वह विचारों में डूबी रहती और सोचती, यह कैसा असहनीय रोग मैंने अपने हृदय को लगा लिया है। यदि मैं उस चित्र को न देखती तो शायद इस प्रेम की पीड़ा में न पड़ती। पता नहीं
मेरा विवाह राजकुमार के साथ होगा भी या नहीं। इस उधेड़बुन में राजकुमारी की स्थिति दिन प्रतिदिन बिगड़ती चली गई। उसने भोजन करना भी त्याग दिया। एक दिन राजकुमारी के कक्ष के बाहर एक दासी ने बार बार द्वार पर दस्तक दी, पर भीतर से कोई उत्तर न आया। ये देखकर दासी चिंतित हो उठी और सोचने लगी, आज राजकुमारी ने द्वार क्यों नहीं खोला? मुझे तुरंत महाराज को सूचित करना चाहिए। दासी शीघ्रता से राजा हुक्म सिंह के पास पहुंची और बोली, महाराज, राजकुमारी ने अपने कक्ष का द्वार भीतर से बंद कर लिया है। मैंने कई बार द्वार खटखटाया, पर उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। ये सुनकर राजा तुरंत राजकुमारी के कक्ष के बाहर पहुंचे। उन्होंने भी द्वार खटखटाया और पुकारा, परंतु राजकुमारी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। इस घटना ने राजा हुक्म सिंह को गहरे चिंतन में डाल दिया। वे सोचने लगे, इन दिनों राजकुमारी नीलम को आखिर क्या हो गया है? ना तो वह किसी से बोलती है, ना हंसती है। वैद्य भी उनकी बीमारी का कोई निदान नहीं ढूंढ पाए और अब उन्होंने अपने कक्ष का द्वार भी बंद कर लिया है। उसी दिन राजा ने पूरे नगर में यह घोषणा करवाई, जो भी राजकुमारी नीलम के कक्ष का द्वार खुलवाएगा और उनकी बीमारी का उपचार करेगा, उसे मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। यह घोषणा विलोचन के कानों तक भी पहुंची। वह तुरंत राजा हुक्म सिंह के पास गया और बोला, महाराज, मैंने आपकी मुनादी सुनी। मैं आपकी सहायता के लिए यहाँ आया हूँ। समुद्र पार मेरा एक मित्र है जो राजकुमारी नीलम के बंद कक्ष का द्वार खोल सकता है और उनके रोग का निवारण भी कर सकता है। राजा ने तत्परता से कहा, तो तुम शीघ्र समुद्र पार जाकर अपने मित्र को बुला लाओ। तुम्हारी इस यात्रा का पूरा प्रबंध हम करेंगे। विलोचन उसी दिन राजा द्वारा प्रदत्त समुद्री जहाज पर सवार होकर शेरपुर की ओर प्रस्थान कर गया। कुछ दिनों की यात्रा के पश्चात उसका जहाज शेरपुर के तट पर जा लगा। महल में पहुंचकर विलोचन ने राजकुमार से मुलाकात की और गंभीर स्वर में बोला, राजकुमारी नीलम की हालत अत्यंत चिंताजनक हो गई है। तुम्हारी तस्वीर देखने के बाद से ही वह बिल्कुल मौन रहने लगी है। यहाँ तक कि उन्होंने भोजन करना तक छोड़ दिया है। विलोचन की बात सुनकर राजकुमार गहरी चिंता में डूब गया और बोला, यह तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। विलोचन ने आगे कहा, स्थिति इतनी विकट हो गई है कि राजकुमारी ने अपने कक्ष का द्वार भी बंद कर लिया है। हमने भरसक प्रयास किया, किंतु राजकुमारी ने किसी की भी बात नहीं मानी। हर कोई असफल होकर हार मान चुका है। इसी कारण अब मैं आपको बुलाने आया हूं, ताकि आप मेरे साथ शोभापुर चलें और उनके कक्ष का बंद दरवाजा खुलवा सके। युवराज ने आश्चर्य व्यक्त करते हुए पूछा, क्या सचमुच मुझे शोभापुर जाना चाहिए? विलोचन ने उत्तर दिया, इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए युवराज। राजकुमार ने कहा, किंतु यदि राजा हुक्म सिंह को यह ज्ञात हो गया कि मैं शेरपुर का युवराज हूं, तो बड़ा संकट खड़ा हो जाएगा। विलोचन ने उसे आश्वस्त करते हुए कहा, आप निश्चिंत रहें राजकुमार, उन्हें इस बात का किंचित मात्र भी आभास नहीं होगा, क्योंकि आप वहां परिवर्तित वेश में जाएंगे। युवराज ने कहा, यदि ऐसा है तो मैं तुम्हारे साथ चलने को सहमत हूं, किंतु प्रस्थान से पूर्व मैं अपने पिता महाराज को इसकी सूचना अवश्य देना चाहूंगा। इसके पश्चात राजकुमार ने एक सैनिक को बुलाया और निर्देश दिया, मैं एक महत्वपूर्ण कार्य हेतु समुद्र पार जा रहा हूं। यह संदेश पिताजी महाराज तक पहुंचा देना। तत्पश्चात राजकुमार यशपाल एक समुद्री जहाज में बैठकर शोभापुर के लिए प्रस्थान कर गया। जब वे शोभापुर के समुद्री तट पर पहुंचे, विलोचन ने देखा कि राजकुमार का स्वरूप क्लांत और उदास लग रहा था। उसने पूछा, राजकुमार, आपने यह कैसी दशा